हेलो बच्चों, सुप्रभात। सभी को गुड मॉर्निंग। मैं मुकेश सिसोदिया फ्रॉम सीकर। आज हम आपके लिए लेके आए हैं केमिस्ट्री का एक बहुत ही अच्छा और शानदार टॉपिक, जिसमें हम आपको अनुनाद के माध्यम से और जो केमिकल रिएक्शन है जिसमें इलेक्ट्रॉन शनि को किस प्रकार बेंजीन रिंग के ऊपर कौन सी पोजीशन के ऊपर अटैक करेगा, ऑर्थो पैरा या मेटा किस पोजीशन के ऊपर वो अटैकिंग करेगा। हम आपके लिए लेके आए हैं कि बेंजीन के अंदर बेंजीन में एकल प्रतिस्थापी क्रियात्मक समूह का निर्देशकारी प्रभाव। देखो, निर्देशकारी प्रभाव जो है वो दो प्रकार का पढ़ेंगे। कितने प्रकार का पढ़ेंगे? दो प्रकार का पढ़ेंगे। एक आपका रहेगा ऑर्थो पैरा निर्देशकारी प्रभाव। ऑर्थो पैरा निर्देशकारी प्रभाव, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग इफेक्ट भी आप इसको इंग्लिश में बोल सकते हो। ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग इफेक्ट। अब ऑर्थो पैरा जो निर्देशकारी जो प्रभाव है, इसमें यह बताया गया है कि ऑर्थो और पैरा स्थितियों की अगर बात की जाए, ओ का मतलब ऑर्थो और पी का मतलब पैरा, तो ऑर्थो पैरा स्थितियों पर इलेक्ट्रॉन घनत्व की अधिकता। ऑर्थो पैरा स्थितियों पर इलेक्ट्रॉन घनत्व की अधिकता। अब इलेक्ट्रॉन घनत्व अधिकता बोल दो, या यू कह सकते हो ऑर्थो पैरा जो पोजीशन है, उस ऑर्थो पैरा पोजीशन के ऊपर ऋणात्मक आवेश की उत्पत्ति होती। ये ऑर्थो पैरा निर्देशकारी प्रभाव। दूसरी अगर अपन बात करें तो यह कहा जा सकता है कि आने वाला इलेक्ट्रॉन शनि कौन सी पोजीशन के ऊपर अटैक करेगा, ऑर्थो या पैरा पोजीशन के ऊपर अटैक करेगा। और अटैक कैसे करेगा? तो सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं कि ऑर्थो पैरा पोजीशन और मेटा पोजीशन क्या होती है। तो अपन बेंजीन में एकल प्रतिस्थापी का मतलब एक ही समूह यहां उपस्थित होगा। इसमें अगर अपन बात करें तो यहाँ पे ये बेंजीन रिंग, ये आपकी बेंजीन रिंग। इस बेंजीन रिंग में अगर X यहाँ पे ग्रुप लगा दिया जाए, X कोई भी ग्रुप हो सकता है, ठीक है। यहां तक बात। इस X के यहाँ जो ये पोजीशन आपको दिखेगी, ये इप्सो पोजीशन होती है। कौन सी पोजीशन होती है? इप्सो पोजीशन। और इस इप्सो पोजीशन के रेस्पेक्ट में अगर नंबरिंग करें 1 2 3 4 5 और 6, तो आपकी जो 1 2 पोजीशन और 1 6 पोजीशन, मतलब 1 2 और 1 6, ये दोनों पोजीशन कौन सी पोजीशन होगी? आपकी ऑर्थो पोजीशन होगी, ठीक है। यहां तक बात। और 1 3 पोजीशन और 1 5, आप 1 3 और 1 5 ये दोनों पोजीशन आपकी क्या रहेगी? मेटा पोजीशन, ठीक है। यहां तक बात। और अगर 1 4 पोजीशन की आप बात करोगे तो कौन सी पोजीशन होगी? पैरा पोजीशन। हम अभी फर्स्ट ये पढ़ेंगे कि ऑर्थो पैरा निर्देशकारी प्रभाव क्या होता है। तो ऑर्थो और पैरा पोजीशन में निर्देशकारी प्रभाव के लिए जो एकल प्रतिस्थापी क्रियात्मक समूह की बात करें ना, तो ऑर्थो पैरा के अंदर ऑर्थो पैरा जो निर्देशकारी समूह
की अगर अपन बात करते हैं, ऑर्थो पैरा निर्देशकारी समूह, अगर इसकी अपन चर्चा करें कि कौन कौन से ऑर्थो पैरा निर्देशकारी समूह होते, तो यहाँ पे जो क्रियात्मक समूह की आप बात करें, अल्कोहल क्रियात्मक समूह होता है, तो अल्कोहल क्रियात्मक समूह होता है, इसका सिंबल क्या होता है, OH होता है। ठीक है, यहाँ ये सिर्फ दिखा सकते हो, ऑक्सीजन के ऊपर क्या है, 2 एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म। दूसरी बात, एमीन भी एक क्रियात्मक समूह होता है, NH2, यहाँ पे ये नाइट्रोजन के ऊपर लोन पे। दूसरा, ये OCH3 जिसको मेथॉक्सी ग्रुप बोला जाता है, क्या बोला जाता है, मेथॉक्सी ग्रुप। और तीसरी अगर बात की जाए तो यहाँ पे मेथिल ग्रुप भी होता है और हेलोजन ग्रुप भी होता है। एक्स लिख दो, मैं एक्स की जगह यहाँ Cl लिख दो या क्लोरीन। ठीक है, यहाँ तक बात। तो ये सारे के सारे ऑर्थो पैरा निर्देशकारी समूह होते हैं, हेलोजन भी होता है। ठीक है, यहाँ तक बात। अब अगर अपन चर्चा करें यहाँ पे कि ये ऑर्थो पैरा निर्देशकारी क्यों होते, तो मैंने ये कहा कि ऑर्थो पैरा स्थितियों पर इलेक्ट्रॉन घनत्व की क्या होती है, अधिकता होती है। आप लोगों ने इससे पहले वाले चैप्टर में अनुनाद पढ़ा होगा, अनुनाद पढ़ा है ना, उसी अनुनाद को यहाँ पे अपन देखते हैं। यहाँ पे हमने लिया, ये आपके पास है फिनोल ग्रुप, ले क्या ले लिया, यहाँ पे फिनोल ग्रुप हमने ले लिया। अब इस फिनोल ग्रुप में अगर आप देखोगे तो मैंने आपको एक टॉपिक पढ़ाया था यहाँ पे, और वो टॉपिक ये था, विद्युत ऋणता का टॉपिक था। और मैंने आपको एक बात कही थी कि जब भी आप विद्युत ऋणता को प्रभावित करने वाले कारकों की जब हमने चर्चा की थी, तो उसमें हमने ये भी कहा था आपको कि अगर प्रतिशत S लक्षण अगर बढ़ते हैं तो विद्युत, या यूं कह सकते हैं प्रतिशत S लक्षण के समानुपाती, ये चिन्ह किसका है, समानुपाती, तो विद्युत ऋणता भी क्या होती है, बढ़ती है। विद्युत ऋणता भी क्या होती है, बढ़ती है। तो प्रतिशत S लक्षण अगर बढ़ते हैं तो विद्युत ऋणता का मान भी क्या होगा, बढ़ेगा। अब प्रतिशत S लक्षण की अगर अपन बात करें तो मैंने आपको ये कहा था कि जब sp3 संकरण होता है तो उसमें प्रतिशत S और प्रतिशत P की अगर चर्चा करें तो इसमें कितना होता है, 25%, तो P कितना हो जाएगा, 75%। sp2 की अगर अपन बात करें तो sp2 में कितना होगा, 33.33, और इसमें कितना होगा, 63। और sp की बात करें तो यहाँ 50% और यहाँ भी क्या होगा, 50%। इस प्रकार से ये प्रतिशत S लक्षण की बात आएगी। तो अगर विद्युत ऋणता की अगर अपन बात करें तो sp जो संकरण होगा जिसमें उसकी विद्युत ऋणता ज्यादा, उससे कम किसमें होगा, sp2, और सबसे कम किसमें होगा, sp। यहाँ की बात, ठीक है, sp3 हो जाएगा। अब देखो यहाँ इसलिए बताया गया है कि यहाँ कार्बन और ऑक्सीजन, ये आपका कार्बन है और ये क्या है, आपका ऑक्सीजन है। तो कार्बन और ऑक्सीजन में ऑक्सीजन की विद्युत ऋणता ज्यादा होती है, और इस बंध के इलेक्ट्रॉन कौन खींचेगा, ऑक्सीजन। लेकिन यहाँ पे विद्युत ऋणता का जो कॉन्सेप्ट है वो किस बेस पे देखेंगे अपन, प्रतिशत S लक्षण के बेस पे देखेंगे। यहाँ इस ऑक्सीजन को देखो आप, एक एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म और 2 एकाकी, दो तो क्या है, यहाँ पे बंद युग्म हो गए, 2 तो क्या है, बंद युग्म, और 2 क्या है, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म। जब 2 एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म हो और 2 क्या हो, बंद युग्म हो, जब 2 एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म और जो 2 बंद युग्म होते हैं तो इन दोनों को आप जोड़ोगे तो कितने आ गए, 4। तो 4 होते हैं तो संकरण क्या होगा आपका, sp3। इस ऑक्सीजन का संकरण क्या है, sp3। यहाँ पे इस कार्बन के पास देखो, 1 सिग्मा बॉन्ड, 2 सिग्मा बॉन्ड और एक 3 सिग्मा बॉन्ड, ये पाई है। पाई बॉन्ड कभी संकरण में भाग
नहीं लेता। तो यहाँ पे ये जो पाई बॉन्ड है, यहाँ भी पाई बॉन्ड है और यहाँ भी पाई, ये 3 सिग्मा बॉन्ड होगी इस कार्बन के पास। जब सिग्मा बॉन्ड 3 होंगे तो संकरण क्या होगा, sp2। तो आप देखो प्रतिशत S लक्षण sp3 की तुलना में sp2 में क्या होते हैं, ज्यादा होते हैं। प्रतिशत S लक्षण sp3 की तुलना में sp2 में क्या होते हैं, ज्यादा होते हैं। जब प्रतिशत S लक्षण अगर sp2 में ज्यादा होंगे तो sp2 की विद्युतता भी क्या होगी, ज्यादा होगी। और बंद के इलेक्ट्रॉन कौन खींचेगा, ये रिंग के अंदर इलेक्ट्रॉन खींचेगा यहाँ से। तो इसी प्रोसेस में अनुनाद होता है, तो 2 डबल तीर के द्वारा इसको क्या किया जाता है, दिखाया जाता है। ये एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म में यहाँ पे आएंगे, खींचेगा रिंग के अंदर इलेक्ट्रॉन, और ये जब ये डबल बॉन्ड यहाँ पे आ जाएगा तो कार्बन के पास कितने बॉन्ड बन जाएंगे यहाँ पे, जब 2 बॉन्ड तो ये हो गए, 1 बॉन्ड ये हो गया 3 और 2 बॉन्ड ये हो, कितने बॉन्ड हो गए 5। जबकि कार्बन की संयोजकता कितनी होती है, वैलेंसी 4 होती है। इसलिए कार्बन के पास जितनी संयोजकता होगी उतने उसके पास क्या होंगे, बॉन्ड होंगे। तो कार्बन के पास 4 ही क्या होने चाहिए, बंद होने चाहिए। जिसकी जितनी संयोजकता होगी ना उसके पास उतने क्या होने चाहिए, बंद होने चाहिए। कार्बन की संयोजकता 4 है तो कार्बन के पास कितने बंद होने चाहिए, 4 ही होने चाहिए। इसलिए यहाँ पे अगर चर्चा करें तो अगर ये बॉन्ड इलेक्ट्रॉन इधर आएंगे तो यहाँ 5 बॉन्ड हो जाएंगे, तो 5 बॉन्ड कभी भी कार्बन के पास नहीं होगी। इसलिए क्या होगा, इस पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन को कहां भेज दिया जाए, इस कार्बन के ऊपर भेज दिया जाए। और ये पोजीशन कौन सी होगी, आपकी ऑर्थो पोजीशन होगी। और पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन आ रहे ना, उसकी वजह से ऋणात्मक आवेश आता है। इलेक्ट्रॉन जाते ना तब ऋणात्मक आवेश आता है। ऐसा नहीं कि ऋणात्मक आवेश की वजह से इलेक्ट्रॉन दिखाए जाते हैं ना, इलेक्ट्रॉन की वजह से क्या होता है, ऋणात्मक आवेश होता है, ऑर्थो पोजीशन। देखो यहाँ ये कंडीशन आ गई, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया, ऑक्सीजन ने यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेट किए और ये बॉन्ड यहाँ पे, ये बॉन्ड यहाँ पे, और ये नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है। ये फर्स्ट। अब अगर कोई आपसे पूछे ये संरचना और इस संरचना में ज्यादा स्थायी संरचना कौन सी है, आपसे कई बार ये पूछा जाए 2 संरचना देके कि बताओ ये संरचना ज्यादा स्थायी है या ये संरचना ज्यादा स्थायी होती है। तो सुनो, इस संरचना में आप देखो यहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन, यहाँ पे क्या है, कार्बन। मैंने आपको कल भी एक बात कही थी कि जिसकी विद्युतीयता ज्यादा होगी ना उसके ऊपर चार्ज किसका आएगा, ऋणात्मक आवेश आएगा। जिसकी विद्युतीयता ज्यादा होगी उसके ऊपर क्या आएगा, ऋणात्मक आवेश आएगा। और जिसकी विद्युतीयता कम होगी उसके ऊपर क्या आएगा, धनात्मक आवेश। यहां देखो इस ऑक्सीजन की विद्युतीयता कार्बन से क्या होती है, ज्यादा होती है, और कार्बन की क्या होती है, कम होती है। तो जिसकी विद्युतीयता ज्यादा है उसके ऊपर तो प्लस का चार्ज, और जिसकी विद्युतीयता कम है उसके ऊपर क्या है, माइनस का चार्ज। इसलिए यह संरचना क्या होती है, कम स्थायी होती है। क्या होती है, कम स्थायी होती है। और यह संरचना क्या होती है, ज्यादा स्थायी होती है। समझ गए बात को। यहां पे इन दोनों संरचनाओं में अगर आपसे कोई पूछे कि यह संरचना कम स्थायी है, यह संरचना क्या है, ज्यादा स्थायी है, कारण आपसे पूछे तो आप बताना इस संरचना में अधिक विद्युत ऋणी परमाणु पर धनावेश और कम विद्युत ऋणी परमाणु पर ऋणावेश होता है, इसलिए इसका स्थायित्व क्या होगा, कम होता है। ठीक है, यहां तक बात। अब पूरे अनुनाद को डबल तीर से दिखा दिया, अब पूरे रिंग के अंदर इसको घुमा दो। ये पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन, ये ऋणात्मक चार्ज इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, तो ये फिर कहाँ खिसक जाएगा, इस ये पोजीशन कौन सी है, पैरा पोजीशन। और पाई इलेक्ट्रॉन पैरा पोजीशन के ऊपर जा रहे तो मतलब वहां पे चार्ज कौन सा आएगा, नेगेटिव चार्ज है, ऋणात्मक आवेश आ जाएगा। ये यहाँ पे डबल बॉन्ड हो गया, और ये O और ये H यहाँ पे चार्ज। एक लोन पेयर कितने हैं, यहाँ पे 2 थे, एक दे दिया, एक बचा हुआ है। ठीक है, सारी चीजें यहाँ पे दिखा दी। फिर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएंगे तो ये बॉन्ड यहाँ पे खींचे, ओके, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है।
ये बॉन्ड यहाँ, ये यहाँ, ठीक है। और ये डबल बॉन्ड, ये O और ये H, यहाँ पे चार्ज प्लस का। और ये फर्स्ट, ये सेकेंड और ये थर्ड। ये तीनों संरचना इस फिनोल के वास्तविक अणु की व्याख्या नहीं करती। और अनुनाद के दौरान अनुनादी जो संरचनाएं होती हैं उनकी ऊर्जा क्या होती है, ज्यादा होती है। और जिनकी ऊर्जा ज्यादा होती है वो हमेशा क्या होते हैं, अस्थायी होते हैं। ये तीनों के तीनों अगर अपन चर्चा करें, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, ये तीनों क्या है, अनुनादी संरचनाएं होती है। तीनों क्या होती हैं, अनुनादी संरचनाएं होती है। मैं यहां लिख देता हूं इनको कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये तीनों क्या है, अनुनादी संरचना। तीनों अनुनादी संरचनाएं होती है। और अनुनादी संरचना हमेशा क्या होती है, कम स्थायी होती है, अस्थायी होती है, क्योंकि इनकी ऊर्जा क्या होती है, ज्यादा होती है। और यह फिनोल के सभी गुणों की व्याख्या नहीं करती। इनको तीनों को जब आप एक ही संरचना के द्वारा दिखाओ, एक ही संरचना के द्वारा, अच्छा एक चीज और देखो, ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहां पे भी जा सकते हैं और ये यहां पे भी खिंच सकते हैं। तो यहां पे क्या बन जाएगा, यहां पे डबल बॉन्ड, यहां पे डबल बॉन्ड, यहां ये O और ये H, ये क्या बन गया आपका, फिनोल बन गया। अनुनाद हुआ है तो अनुनाद के लिए क्या पहचान होगी, यहां पे जो डबल बॉन्ड है वो इसमें क्या है, सिंगल बॉन्ड। यहां पे जो सिंगल बॉन्ड है वो वहां पे क्या है, डबल। मतलब पाई इलेक्ट्रॉन का क्या हो रहा है, विस्थानीकरण, डीलोकलाइजेशन। पाई इलेक्ट्रॉन का क्या हो रहा है, विस्थानीकरण हो रहा है या डीलोकलाइजेशन हो रहा है। और पाई इलेक्ट्रॉन के डीलोकलाइजेशन से ये स्पष्टीकरण होता है कि इसके अंदर क्या उपस्थित है, अनुनाद के द्वारा हमने इसको दिखाया। और जब पाई इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन होता है तो एक ही अणु की एक से ज्यादा क्या बनती है, संरचनाएं बनती है। और ये संरचनाएं उस अणु के समस्त गुणों की व्याख्या नहीं करती है, जिसको क्या बोला गया है, अनुनादी संरचना। अनुनादी संरचनाओं में ऊर्जा ज्यादा होने के कारण ये क्या होते हैं, कम स्थायी होते हैं। और इन तीनों संरचनाओं को हम एक ही संरचना के द्वारा क्या कर सकते हैं, दिखा सकते हैं। जब तीनों संरचनाओं को एक ही संरचना के द्वारा दिखाएं तो मैं इन तीनों को यहां मैं दिखाने का प्रयास करूंगा कि ये इन तीनों संरचनाओं को जब एक ही संरचना के द्वारा दिखाया जाता है तो यहां पे देखो, ये चार्ज कौन सा हो गया, नेगेटिव। या इस नेगेटिव चार्ज को आप ऑर्थो पे दिखाओ, आप पैरा के ऊपर दिखाओ और आप ऑर्थो पे दिखाओ। और ऑर्थो पैरा के ऊपर और यहाँ पे चार्ज दिखा दिया आपने पॉजिटिव। तो ऑर्थो पैरा के ऊपर नेगेटिव चार्ज आपने दिखाया है, तो इसका मतलब यही है कि ऑर्थो पैरा स्थितियों पर इलेक्ट्रॉन घनत्व क्या होगा, अधिक होगा। और ऑर्थो पैरा पर ऋणात्मक आवेश की क्या हो रही है, उत्पत्ति हो रही है। आने वाला जो इलेक्ट्रॉन शनि वो कौन सी स्थिति के ऊपर आएगा, ऑर्थो और पैरा के ऊपर। और इलेक्ट्रॉन शनि क्या होता है, जिसके ऊपर चार्ज कौन सा होता है, धनात्मक आवेश होता है। कौन सा चार्ज होता है, धनात्मक आवेश होता है। तो ये जो कंडीशन है ये आपके जो सामने लिखी गई है। और इसके अंदर सब में अगर OH आपने लगाया, फिनोल की अनुनादी संरचना बनाई है, तो यहाँ पे फिनोल की जगह आप क्या लगा दोगे, NH2 समूह भी आप लगा दो तो भी संरचना यही बनेगी। और OCH3 भी लगाओ, CH3 भी लगाओ और हेलोजन भी लगा सकते हो। ठीक है, यहां तक बात। तो ये कंडीशन आपके सामने होती है। कोई किसी का कोई, तो इस अनुनाद की प्रोसेस के दौरान जो हमने जो संरचना आपको बना के बताई थी ना, कौन सी, ये वाली फिनोल वाली, इस फिनोल के समस्त गुणों की व्याख्या इस संरचना के द्वारा करवाए। इसको क्या नाम से बोलते हैं अपन, अनुनाद संकर के नाम से इसको बोला जाता है। यह आपका अनुनाद संकर होता है, अनुनाद संकर। अनुनाद संकर हमेशा क्या होता है, स्थायी होता है।
क्योंकि इसकी ऊर्जा क्या होती है, कम होती है, ऊर्जा कम होती है, ऊर्जा कम होती है। ठीक है, यहां तक बात। अब ये अपने काम में कहां आएगा, अपने कहां काम में आएगी जी? जो मैंने अभी फिनोल की संरचना आपको बढ़ा के बताई है और नदी संरचना बढ़ा के बताई है, काम में कहां आएगी अपनी? तो इसके समझने के लिए मैं एक एग्जाम्पल देता हूं, उसके बाद अपन और संरचना को पढ़ते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मुझे आप बताना, जो बताएगा ना वो ये मान के चलना 12th क्लास के अंदर 95 क्रॉस करेगा वो बच्चा, ये मेरी गारंटी है। 95% से ज्यादा क्रॉस करेगा। जो यहां जो लिखी हुई जो रिएक्शन है वो आप कॉपी में करके बता दोगे तो गारंटी है मेरी, आज चाहे लिखवा देना। HNO3 है, कंसंट्रेट सांद्र HNO3, ठीक है, और यहां पे लिख दिया कंसंट्रेट सांद्र क्या, H2SO4। अब बताओ मुझे A प्रोडक्ट बनेगा और B प्रोडक्ट बनेगा। अब बताओ क्या A तो क्या बनेगा और B क्या बनेगा, बताओ देखिए। A क्या बनेगा और B क्या बनेगा, है? तो इस रिएक्शन को अभी जो हमने अनुनादी संरचना फिनोल की पढ़ी ना, वो ऑर्थो पैरा निर्देशकारी का मतलब ये होता है कि आने वाला इलेक्ट्रॉन शनि कहां पे आएगा, या तो ऑर्थो पोजीशन के ऊपर आएगा या पैरा पोजीशन के ऊपर आएगा। ये तो बात हुई ना, आने वाला इलेक्ट्रॉन शनि कहां आएगा, या तो ऑर्थो पे आएगा या पैरा के ऊपर आएगा। यहां पे देखो हमने ये सांद्र HNO3 लिया और सांद्र क्या लिया, H2SO4 लिया। इस HNO3 को अपने आप को पता ही नहीं कि यहाँ इलेक्ट्रॉन शनि क्या है। सबसे पहले तो किसकी उत्पत्ति कराएंगे अपन, इलेक्ट्रॉन शनि की। और इलेक्ट्रॉन शनि की उत्पत्ति मैंने कल भी कराई थी, लेकिन कल तो तुम्हारे जल्दी थी घर जाने की, ठीक है। तो यहाँ पे ये हमने क्या लिख दिया, NO2, HNO3 को लिख लिया हमने। HNO3 को लिख सकता हूं ना मैं यहाँ, है ना, ठीक है। यहाँ पे क्या है, H2SO4, यहाँ पे H और HSO4। यहाँ पे जो होंगे ना सांद्र H2SO4 जो एसिड होते हैं, जो एसिड होते हैं ना, ये मोस्टली कैटलिस्ट का काम करते हैं। किसका काम करते हैं, कैटलिस्ट उत्प्रेरक का काम करते हैं। एसिड है क्या देगा, H+ देगा। इस ऑक्सीजन के ऊपर क्या उपस्थित है, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म। जब ऑक्सीजन के ऊपर एकाकी इलेक्ट्रॉन, जिस भी स्पीशीज के ऊपर एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित है, वो हमेशा किसकी तरह काम करेगा, न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा, नाभिक शनि की तरह क्या करेगा, व्यवहार करेगा। और ये नाभिक शनि कहां पे आक्रमण करेगा, इलेक्ट्रॉन शनि के ऊपर आक्रमण करेगा। यहाँ पे H+ वाला क्या होता है, इलेक्ट्रॉन शनि, प्लस वाला क्या होता है, इलेक्ट्रॉन। ये ऑक्सीजन अपने लोन पेयर हाइड्रोजन को देगा और जिसको लोन पेयर या एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म देगा उसके साथ क्या कर लेगा, बॉन्ड बना लेगा। यहाँ पे जब ये रिएक्शन होगी तो यहाँ पे ये बनेगा HO, यहाँ पे H, यहाँ पे चार्ज प्लस, और ये क्या बन जाएगा, NO2, और साथ में क्या हो जाएगा, HSO4 माइनस। अब सुनो, ये आपके पास नाइट्रोजन है और ये आपके पास क्या है, ऑक्सीजन। हमने आपको ये कहा कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में ऑक्सीजन की विद्युतीनता क्या होती है, ज्यादा होती है, नाइट्रोजन क्या होती है, कम। नाइट्रोजन की विद्युतीनता कितनी होती है, 3, और ऑक्सीजन की कितनी होती है, 3.5। ये मेजरमेंट किया गया था, अमेरिका का एक वैज्ञानिक था लिनियस पॉलिंग। उसने फ्लोरीन की विद्युतीनता को 4 मानते हुए और बाकी के रेस्पेक्ट में 0.5 को क्या कर दिया, उसने कम कर दिया। तो यहाँ पे ऑक्सीजन की विद्युतीनता ज्यादा है, नाइट्रोजन की विद्युतीनता क्या है, कम है। जिसकी विद्युतीनता ज्यादा होगी ना, उसके ऊपर ऋणात्मक आवेश और उसके अपोजिट क्या होना चाहिए,
धनात्मक आवेश। मैं फिर रिपीट करता हूं, जिसकी विद्युतीयता ज्यादा होगी उसके ऊपर हमेशा कौन सा चार्ज आएगा, ऋणात्मक आवेश है, और उससे कम होगी उसके ऊपर चार्ज कौन सा आएगा। यहाँ पे उल्टा हो रहा है, देखो ऑक्सीजन ज्यादा विद्युतीयता वाला है और जिसकी विद्युतीयता ज्यादा उसके ऊपर चार्ज कौन सा है, धनात्मक चार्ज। इसलिए ये ऑक्सीजन इस बंद के इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, अपनी तरफ खींचेगा। जब बंद के इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा तो प्लस किसके ऊपर चला जाएगा, नाइट्रोजन के ऊपर चला जाएगा। और जब यहां पे चला जाएगा तो क्या बन जाएगा, यहां पे H2O निकल जाएगा, H2O निकल गया ना, और ये NO2 क्या बन गया, यहाँ पे प्लस बन गया, NO2 प्लस। इस NO2 प्लस को अपन किस नाम से बोलते हैं, नाइट्रोनियम आयन बोला जाता है। क्या बोलते हैं, नाइट्रोनियम आयन बोल। और प्लस का चार्ज है इसलिए NO2 प्लस किसकी तरह बिहेव करेगा, किसकी तरह बिहेव करेगा, इलेक्ट्रॉन स्नेही की तरह बिहेव, किसकी तरह बिहेव करेगा, इलेक्ट्रॉन स्नेही की तरह बिहेव करेगा। और इलेक्ट्रॉन स्नेही अगर तुम्हें पता चल गया तो अब आपको क्या करना है, अब आपको ए जो ना ए, वहां पे तो आपको क्या लिखना है, ये आपके पास फिनोल है और ये पोजीशन कौन सी है, ऑर्थो। तो यहां पे क्या करना है, तो नाइट्रो समूह है ना, ऑर्थो पे जुड़ा है, ऑर्थो नाइट्रोफिनोल। क्या नाम हो जाएगा, ऑर्थो नाइट्रोफिनोल। और एक नेगेटिव चार्ज किसके ऊपर था, पैरा के ऊपर, तो बी वाला ये बना दो, बी वाला ये बना, ये OH हो गया और यहां पे क्या हो जाएगा, NO3। ये क्या बन गया, पैरा नाइट्रोफिनोल। आसान है कि नहीं, ये कल बताया था मैंने आपको, नहीं बताया क्या आपको, आपको जल्दी हो रही थी घर जाने है, बताया कि नहीं बताया। तो ये नाइट्रीकरण की प्रोसेस होती है, क्या होती है, नाइट्रीकरण की प्रोसेस। यहां इस तब तो वो बेंजीन था, कहीं पे भी जोड़ सकते थे उसको, तो कल हमने तो कराया अगर यहां पे बेंजीन है ना तो इस किसी भी कार्बन के ऊपर जोड़ सकते हो आप, किसी भी कार्बन के ऊपर जोड़ सकते। लेकिन जब OH लग गए ना तो अब ये दिशा निर्देश देगा, अब अपनी मर्जी से कहीं भी नहीं जोड़ सकते। अब आपको कहां जोड़ना है, जिन पोजीशन के ऊपर कौन सा चार्ज हो, माइनस का चार्ज, नेगेटिव चार्ज, ठीक है। तो ये नाइट्रीकरण की प्रोसेस होगी, ठीक है, यहां तक बात। इसलिए यह अभिक्रिया कराने में काम आएगी कि ऑर्थो नाइट्रोफिनोल वो बन गया पैरा पोजीशन के ऊपर जुड़ा, तो क्या बन गया वो, पैरा नाइट्रोफिनोल, ठीक है, यहां तक बात। इस प्रकार से अपन रिएक्शंस को पढ़ते हैं, ठीक है। चलो कर दे रब कर। अब अपन अनुनाद फिनोल के बाद में अपन हैलोजन समूह लगा के पढ़ते हैं। ये आपके पास बेंजीन रिंग, ठीक है, और यहां पे क्या लगा दिया हमने, Cl, तो इसको बोलते हैं क्लोरोबेंजीन। क्या बोलते हैं इसको, क्लोरोबेंजीन। ये बोला जाएगा क्लोरोबेंजीन, इसको बोल देंगे। अब देखो स्थिति क्या है क्लोरोबेंजीन की, कि क्लोरीन के ऊपर कितने एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म होंगे, 3 एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म। टोटल बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7। 7 में एक के साथ तो क्या कर लिया, बॉन्ड बना लिया, बचे कितने इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन का मतलब 3 एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म। यहाँ पे एक्चुअल में होता क्या है कि जो क्लोरोबेंजीन है, अभी जो अपन पढ़ेंगे 12th क्लास का फर्स्ट चैप्टर हेलो एल्केन हेलो एरीन में जो पढ़ेंगे, तब भी हम ये इलेक्ट्रॉन शनि प्रतिस्थापन अभिक्रिया को पढ़ेंगे। ये क्लोरोबेंजीन इलेक्ट्रॉन शनि प्रतिस्थापन अभिक्रिया नहीं देते, आसानी से नहीं देते। इसका कारण क्या होता है, ये यूं कह सकते हैं कि जो अभी जो फिनोल था ना, फिनोल
वो ऑर्थो पैरा सक्रिय समूह थे। कौन समूह थे? सक्रिय। यहां क्लोरोबेंजीन में क्या होता है, आप लोगों ने इससे पहले वाले चैप्टर में एक बात पढ़ी होगी, और वो कौन सी बात पढ़ी होगी? आपने पढ़ा होगा कि जितने भी एल्किल समूह होते हैं या हैलोजन समूह होते हैं या अदर और कोई समूह होता है, उसका दो प्रभाव होते हैं। एक होता है यूं कहें कि प्रेरणिक प्रभाव की, जब पढ़ा होगा आपने प्रेरणिक प्रभाव, और प्रेरणिक प्रभाव में एक प्लस आई प्रभाव और एक कौन सा? माइनस आई प्रभाव। अनुनाद से पहले आप लोगों ने पढ़ा होगा प्रेरणिक प्रभाव, जिसमें एक प्लस आई प्रभाव और दूसरा माइनस आई प्रभाव। तो उसी क्रम में यहां जो क्लोरीन है ना, इस क्लोरीन का कौन सा प्रभाव होता है? यार माइनस आई प्रभाव होता है। क्लोरीन यहां क्या शो करता है? माइनस आई प्रभाव शो करता है। और माइनस आई प्रभाव जब शो करता है क्लोरीन का, तो एक क्लोरीन क्या करेगा? जिसका माइनस आई प्रभाव है ना, वो क्या करेगा? वो इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर क्या करता है? आकर्षित करता है। माइनस आई प्रभाव वाले जो समूह होते हैं ना, वो इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर क्या करते हैं? आकर्षित करते हैं। और जब क्लोरीन जब इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा ना, क्लोरीन इस बेंजीन रिंग में, ये जो इलेक्ट्रॉन है, इस क्लोरीन बेंजीन रिंग के इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? अपनी ओर खींचेगा। जब खींचेगा ना, तो क्या होगा? वलय में इलेक्ट्रॉन घनत्व की क्या हो जाएगी? इलेक्ट्रॉन घनत्व क्या हो जाएगी? कमी हो जाएगी। वलय के अंदर इलेक्ट्रॉन बचेंगे नहीं। जब बचेंगे नहीं तो आने वाला इलेक्ट्रॉन शनि अटैक करेगा क्या? नहीं करेगा। क्योंकि इलेक्ट्रॉन शनि तो कहां पे अटैक करेगा? जहां पे इलेक्ट्रॉन घनत्व क्या होगा? ज्यादा। वहां पे वलय के इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा कौन? क्लोरीन। जब वलय के इलेक्ट्रॉन को क्लोरीन जब अपनी तरफ खींचेगा ना, तो इसके कारण वलय में इलेक्ट्रॉन घनत्व क्या हो जाएगी? कमी हो जाएगी। इसलिए इसको निष्क्रिय समूह भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? निष्क्रिय या विसक्रियणकारी समूह भी बोलते हैं। इसको विसक्रियणकारी समूह भी, इसको मतलब सक्रिय समूह नहीं है, इसको निष्क्रिय समूह भी आप इसको बोल सकते हो। निष्क्रिय नहीं है, एक्टिव नहीं है, ठीक है। डीएक्टिव समूह बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं इसको? डीएक्टिव समूह बोलते हैं। लेकिन यहां पे एक तो कंडीशन ये कि ये क्लोरोबेंजीन जो होगा वो आसानी से प्रतिस्थापन अभिक्रिया नहीं देता। पहली बात आप क्या बताओगे? क्योंकि क्लोरोबेंजीन के अंदर कौन सा प्रभाव होता है? यहाँ क्लोरीन का माइनस आई प्रभाव होता है। और क्लोरीन मतलब हेलोजन, क्लोरीन का मतलब क्या है? हेलोजन। तो हेलोजन का यहाँ माइनस आई प्रभाव होता है, क्योंकि 12th में भी यही बात पढ़ेंगे और यही लिखा जाएगा, ठीक है, कि क्लोरोबेंजीन इलेक्ट्रॉन शनि प्रतिस्थापन अभिक्रिया आसानी से नहीं देता है। क्यों? तो उसका कारण आप क्या लिखोगे? एक क्वेश्चन आएगा एग्जाम में भी कि क्लोरोबेंजीन बेंजीन की तुलना में इलेक्ट्रॉन शनि प्रतिस्थापन अभिक्रिया आसानी से नहीं देता है। अगर अपन बात करें कि एक तो ये क्लोरोबेंजीन है और एक क्या है? बेंजीन है। अब इन दोनों की तुलना कराएगा कि क्लोरोबेंजीन और बेंजीन में, इन दोनों में इलेक्ट्रॉन शनि प्रतिस्थापन अभिक्रिया आसानी से कौन देगा? तो आसानी से कौन देगा? बेंजीन। क्लोरोबेंजीन आसानी से नहीं देगा, क्योंकि बेंजीन के ऊपर तो कोई समूह जुड़ा हुआ नहीं है, और बेंजीन के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है? 6 पाई इलेक्ट्रॉन है। तो मतलब इलेक्ट्रॉन घनत्व क्या है? अधिक है यहाँ। जबकि क्लोरोबेंजीन में क्लोरीन समूह लग गया, तो क्लोरीन समूह लगने के बाद इसका कौन सा प्रभाव है? यहाँ माइनस आई प्रभाव। और क्लोरीन का या हेलोजन का माइनस आई प्रभाव होने के कारण ये इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? अपनी ओर आकर्षित करेगा। और जब इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करेगा तो वलय में इलेक्ट्रॉन घनत्व क्या हो जाएगा? कमी हो जाएगी। इसलिए इसको विसक्रियणकारी समूह या निष्क्रिय समूह भी कहा जाता है। तो ऑर्थोपेरा निर्देशकारी, लेकिन ऑर्थोपेरा निर्देशकारी विसक्रिय समूह होता है, एक्टिव नहीं होता है। क्या होता है? डीएक्टिव होता है। ठीक है, यहां तक बात।
अब ये ऑर्थोपेरा निर्देशकारी कैसे है, तो उसकी चर्चा जब अपन करेंगे तो एक तो ये बात होगी, दूसरी ऑर्थोपेरा निर्देशकारी समूह में इसको लिखाया है तो यहां हैलोजन वही संकरण की बात आएगी। इस हैलोजन में कितने एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म में, तीन और एक बंद युग्म में कितने हो गए, 4। संकरण क्या हो गया इसका, sp3। यहाँ पे डबल बॉन्ड है ना, यहाँ तो डबल बॉन्ड होगा तो इस कार्बन का संकरण क्या है, sp2। दोनों विद्युतीयता ज्यादा किसकी है, sp2 की ज्यादा होगी ना। तो इस आधार पर अपन इसको ये इसलिए ऑर्थोपेरा निर्देशकारी बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे जो क्लोरोबेंजीन है वो अपने एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म में यहाँ पे देख, और ये बॉन्ड, तो क्लोरोबेंजीन के अनुनादी संरचना हम बनाते हैं। देखो ये यहाँ वही सेम प्रोसेस होगी, वो की वही सेम प्रोसेस होगी। यहाँ पे डबल बॉन्ड और यहाँ पे चार्ज कौन सा आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, और ये एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म में आपके पास है, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, ये यहाँ और ये माइनस का चार्ज लगाएंगे, ठीक है। यहां तक बात वही सेम प्रोसेस, नेगेटिव चार्ज को यहां घुमाओ और इसको यहां पे घुमाओ, ठीक है। बस कुछ भी नहीं करना, तो ऑर्थोपेरा निर्देशकारी समूह है, यहाँ पे घुमा दो इसको और यहाँ पे चार्ज प्लस का जाएगा, फिर ये बॉन्ड यहाँ पे और ये यहाँ पे, और ये बन गया, ठीक है। ये क्लोरोबेंजीन के सभी गुणों की व्याख्या नहीं करती, ये फर्स्ट, ये सेकंड और ये थर्ड, इन तीनों को आप बोलोगे अनुनादी संरचना बोलोगे, और ये कम स्थायी होती है, ठीक है। और ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ये वापस इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो क्या बन जाएगा, यहाँ पे फिर से क्लोरोबेंजीन बन जाएगा, क्या बन जाएगा, क्लोरोबेंजीन। अनुनाद हुआ, बिल्कुल हुआ। यहाँ पे देखो पाई बॉन्ड पूरे घूम रहे हैं यहाँ, इस रिंग में वास्तविक अणु में आप देखो, इसमें वो देखो और उसको देखो, यहाँ डबल बॉन्ड है तो वहां पे क्या है, सिंगल बॉन्ड घूम रहे। अब इन तीनों संरचनाओं को एक ही संरचना के द्वारा अपन क्या दिखा सकते हैं, प्रदर्शित कर सकते हैं। तो इन तीनों को मैं यहां दिखाता हूं, या ऊपर दिखा देता हूं, यहां पे ये माइनस का चार्ज, ये माइनस और ये माइनस, यहाँ पे Cl और यहाँ पे चार्ज कौन सा होगा, प्लस। इसको अपन बोलते हैं अनुनाद संकर बोलते हैं, क्या बोलते हैं इनको, अनुनाद संकर। और अनुनाद संकर हमेशा क्या होता है, स्थायी होता है, क्या होता है, स्थायी, ठीक है। यहाँ तक बात, तो ये क्या है, ये क्लोरोबेंजीन की क्या है, अनुनादी संरचना। तो इसको नोट कर लो आप सब, इसको नोट कर लो। प्रोसेस मैंने एक एग्जांपल आपको कराया था, अब अगर मान लो एक एग्जांपल और कराए, मान लो जैसे मैं यहाँ पे ये बेंजीन रिंग बनाया और इसके ऊपर क्या लगा दिया मैंने, NH2 समूह लगा दिया, क्या लगा दिया, NH2। नाइट्रोजन के पास एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म है और नाइट्रोजन के पास एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म होते, और जिनके पास एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म होते हैं उनका लगभग यही होता है, बेंजीन रिंग के ऊपर ऑर्थोपेरा निर्देशकारी समूह होता है, ऑर्थोपेरा निर्देशकारी समूह होता है, हमने बताया। इसका जो नाम होता है वो होता है एनिलीन, क्या नाम बोलते हैं इसको, एनिलीन बोलते हैं, एनिलीन इसका नाम बोला। अगर मान लो मैं आपको एक रिएक्शन दे दूं, ये मान लो मुझे आप बताओ, अगर
ये है कंसंट्रेट, मतलब सांद्र H2SO4 लिख दिया, और यहां भी सांद्र H2SO4 हमने लिख दिया ना। अब हमारे पास प्रोडक्ट बनेगा A और प्रोडक्ट क्या बनेगा, B बनेगा। तो A और B क्या बनेंगे, A और B क्या बनेंगे? तो एक्चुअल में A और B, आप में से कोई बता सकता है A और B क्या बनेंगे? है, बना के बताओ, देंगे सारे बच्चे देंगे। एक बार A और B बना के बताओ सारे बच्चे। कल भी हमने आपको इसी रिएक्शंस के बारे में एक बच्चे ने प्रयास किया है, ठीक है, और कल भी मैंने यहां आपको बताया था। इससे पहले भी एक एग्जाम्पल, सल्फोनीकरण, कल हमने चर्चा की थी, सल्फोनीकरण भी चर्चा की थी, नाइट्रीकरण हमने चर्चा की थी। सल्फोनीकरण में चर्चा की थी तो हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन शनि की पहचान होगी, सबसे पहले जब इलेक्ट्रॉन शनि की पहचान होगी तो H2SO4 को हम कैसे लिख सकते हैं, HOSO3H लिख लिया हमने। और इसके बाद ये जो H2SO4 है ना, यहाँ इसमें ये लिख लिया HSO4-। ठीक है, यहां तक बात। दूसरी बात देखो इधर, यहां पे क्या है, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म। वही प्रोसेस, जिनके पास एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म होते हैं वो किसकी तरह बिहेव करते हैं, नाभिक स्नेही की तरह। जब नाभिक स्नेही की तरह अगर वो बिहेव करेंगे तो यहाँ पे ये अपने लोन पेयर किसको दे देगा, हाइड्रोजन को दे देगा। यहाँ पे क्या होगा, H+ हो जाएगा। जब अगर अपने लोन पेयर जब ये इसको देगा तो इसके साथ क्या कर लेगा, ये क्या कर लेगा, बॉन्ड बना लेगा। जब ये अगर बॉन्ड बनाएगा यहाँ तो ये बनेगा HO, यहाँ पे H, यहाँ पे क्या होगा प्लस, और यहाँ पे क्या जोड़ दिया जाएगा, SO3H, और ये क्या बन जाएगा HSO4-। ठीक है, यहां तक बात। वही फिर वही प्रोसेस कि सल्फर और ऑक्सीजन की बात आए, सल्फर और किसकी बात आए, ऑक्सीजन की। तो सल्फर और ऑक्सीजन में हमने कल आपको ये कहा था कि विद्युतीनता एक वर्ग में ऊपर से नीचे चलने पर क्या होती है, घटती है, और आवर्त में बाएं से दाएं चलने पर क्या होती है, बढ़ती है। तो ऑक्सीजन के बाद में कौन आता है, सल्फर। तो वर्ग में ऊपर से कहां चल रहे हैं, नीचे। तो इसकी ज्यादा होगी, इसकी क्या होगी, तो ऑक्सीजन की विद्युतीनता ज्यादा है, तो जिसकी विद्युतीनता ज्यादा है उसके ऊपर प्लस का चार्ज नहीं होना चाहिए। तो ये बन के इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, अपनी तरफ खींचेगा, और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। जब पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आ जाएगा तो ये क्या बन, H2 निकल जाएगा यहाँ से, और ये बन जाएगा SO3H, और सल्फर के ऊपर चार्ज कौन सा होगा, प्लस। यही आपका क्या बन गया, इलेक्ट्रॉन स्नेही बन गया, इलेक्ट्रॉन स्नेही। अब इलेक्ट्रॉन स्नेही कल मैंने बना दिया था आपको। अब ऑर्थो पैरा निर्देशकारी समूह है, NH2 क्या है, ऑर्थो पैरा निर्देशकारी समूह। जब ऑर्थो पैरा निर्देशकारी समूह है तो इसका मतलब कि आने वाला जो इलेक्ट्रॉन स्नेही है वो कहां पे आएगा, या तो ऑर्थो पे आएगा या पैरा के ऊपर आएगा। यहाँ पे ये आपके पास NH2 ग्रुप हो गया, और ये क्या बन जाएगा, SO3H, और दूसरा B वाला जो प्रोडक्ट बनेगा ना वो ये बन जाएगा, ये कोई हार्ड नहीं है, NH2, और ये क्या बन जाएगा, SO3H। अगर इसका नाम लिखने का प्रयास करो तो ये क्रियात्मक समूह में फर्स्ट प्रायोरिटी पे आता है, और ये क्या आता है, बाद में आता है। ये प्रतिस्थापी हो गया, ये क्रियात्मक समूह हो गया, तो इसको क्या बोलेंगे, 1 पोजीशन और ये 2 पोजीशन। तो NH2 को बोलते हैं एमिनो, क्या बोलते हैं, एमिनो। तो 2 एमिनो बेंजीन सल्फोनिक अम्ल। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 एमिनो बेंजीन सल्फोनिक अम्ल। ठीक है, यहां तक बात। 2 एमिनो बेंजीन सल्फोनिक अम्ल, और यहाँ पे क्या होगा,
यहाँ पे क्या होगा 4 एमिनो बेंजीन सल्फोनिक अम्ल। ये ए और बी, ये हार्ड है क्या बताओ? अरे सिंपल है ना कि आने वाला इलेक्ट्रॉन शनि कहां पे आएगा, ऑर्थो पे आएगा या पैरा पोजीशन के। ठीक है, नोट कर लो इसको।